अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से। कुछ मुस्बत खबरें हैं, कुछ मनफी खबरें हैं, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत के खात्मे और इत्तेहादियों की हुकूमत के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि एक दफ़ा नई हुकूमत बजट अगर पेश कर देती है, बजट मंजूर करा लेती है, तो बड़ी हद तक गवर्नमेंट की जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं, जो सियासी मुश्किलात हैं, वो कम हो जाएंगी। लेकिन लगता यही है कि कहीं ना कहीं सारी सूरत हाल को लेकर मिसकैलकुलेशन हुई है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती कोशिशों के बावजूद हम देख रहे हैं कि मुश्किलात गवर्नमेंट की बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ IMF ने एक के बाद एक बड़ी शर्त रखना शुरू कर दी है, दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि आज हुकूमत ने कौमी असम्बली से 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी की मंजूरी ले ली है, जिसके बाद ज़ाहिर है महंगाई का एक तूफान भी आएगा। ज़ाहिर है आज वजीर खजाना ने बात करते हुए कहा कि इजाफा यकमुश्त नहीं आएगा, लेकिन ज़ाहिर है जब पेट्रोलियम लेवी की जो मंजूर करा ली गई है, इससे आवाम पर महंगाई का एक और तूफान आएगा तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। इसके साथ साथ नाजरीन, ज़ाहिर है लोड शेडिंग, हुकूमत के बार बार दावों और वादों के बावजूद आवाम को शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग का सामना है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि जुलाई में लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ेगी। ये इंदिया दिया गया है, ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ लोड शेडिंग से आवाम तंग है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग को लेकर एहतजाज भी हुआ। आज भी मुल्क के कुछ इलाकों में हमने देखा कि एहतजाज किया गया। तो इस सारे क्राइसिस से गवर्नमेंट कैसे निकलेगी, गवर्नमेंट के लिए निकलना आसान होगा? इसके साथ साथ नाजरीन, ज़रा सियासी महाज पर आएँ तो आज बिलावल भुट्टो की जानिब से भी हमने देखा कि बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की गई। और आज इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि खान साहब को शिकायत है कि हमारे इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, उन्हें न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो इमरान खान जैसी पार्टी जीतेगी कैसे। बहरहाल आपको सुनवा आज बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जी, ये जीत नहीं सकते हैं। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करे, टाइगर फोर्स बन के काम। तो ये जनाब आज बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कहा गया। इस पर भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो बड़ा खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, खासकर MQM की जानिब से। तो आज हमने देखा कि भरपूर एहतजाज किया गया कौमी असम्बली में और अपोजिशन बेंचेस में बैठने की धमकी तक दी गई साबिर कायम खानी MQM के जो रहनुमा है उनकी जानिब से। ये ज़ाहिर है हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है बजट मंजूर कराने से कुछ दिन पहले। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हफ्ते को एक और कॉल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से। अब इस एहतजाजी सूरत हाल से भी निमटना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होगा। बहरहाल तमाम सूरत हाल पर प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जाहिर है मुश्किलात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। डॉलर तो हमने देखा कि आज कुछ नीचे आया, बल्कि पिछले कुछ दिनों से रुपया तो मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है मुश्किलात और भी हैं। IMF की जानिब से कुछ मजीद जो हैं वो शराइत आयद कर दी गई हैं, जिसमें ज़ाहिर है पहले तो ये कहा गया है कि बजट मंजूरी के बाद ये किस्त जो है वो $2 बिलियन की दी जाएगी। इसके साथ साथ सूबों के पास जो 750 अरब का सरप्लस बजट है वो मरकज़ को वापस दिया जाएगा। ये कुछ शराइत आयद की गई हैं। आपको लगता है कि एक बार फिर हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो गई है? इस साल भी बजट में दिखाया गया था, लेकिन साल के आखिर में हमें पता चला कि बजट सूबों का बजट सरप्लस नहीं करता। बजट में दिखा दिया जाता है विभाग के, लेकिन साल के आखिर में पता चलता है कि वो मानी। इस साल भी मैं समझता हूँ कि कोई सिचुएशन जो है उससे फर्क नहीं है। जो मेजर शराइत थी सोनिया, वो मेरा ख्याल है कि पूरी हो गई है। जो तरीक़ाकार होता है अपनी इदारों का, खासतौर पर IMF का, उसमें
जो है वो MEFP जो कहलाता है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, वो हमें पता चला है कि हुकूमत को रिसीव हो गया। उसमें ये सारी शराइत लिखी होती हैं जो इससे पहले वर्बल मुआहदे आज सही तरह से सुन नहीं पा रहे। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है, ये IMF की जानिब से जो शराइत आयद की गई है, ये एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी? आपको लगता है कि इसी सूरत हाल से भी आसानी से निकल आएगी गवर्नमेंट? सोनिया, माजरत के साथ जब आप फंसे होते हैं ना, जब आपकी मुश्किलात होती हैं, तो आप आम आदमी से भी बात करें ना, तो वो 2 की बजाय 3 आपको शर्त रखेगा। अगर आपने पैसा लेना है, बैंक के पास जाएंगे, वो भी इस तरह की बात कर रहा होगा। अब बार बार बात आती है, पिछली गवर्नमेंट ने 11 माह ज़ाय किए असद उमर साहब ने, और इस हुकूमत में आने के बाद भी जिस तरीके से कहा जा रहा था, मिफ्ता इस्माइल साहब जाके वाशिंगटन में बात करके आ गए थे, दुआ कॉन्फ्रेंस हो गई थी। उसके बाद इसहाक डार साहब लंदन में थे, और नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था, और शायद ठीक ही था, कि जी ये अगर बातें मानी गई तो वहाँ पे बहुत बड़ा बोझ बढ़ेगा। तो बोझ तो बढ़ना था। अब देखें, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, सीधी सी हैं, जिसको मेरा ख्याल है बगैर लफ्ज़ चबाए हमें बता देना चाहिए। सोनिया, अब सूरत हाल ये हो गया कि हमारी इकॉनमी का पहिया नहीं चल सकता जब तक कि हम अपना मुल्क का टैक्सेशन सिस्टम बेहतर ना करें। बिल्कुल। मुझे ज़ाती तौर पे हुकूमत के फ़ैसले पे मैं सराहूँगा, जिसको लोग गालियाँ दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट नीचे चली गई है। 13 इंडस्ट्रीज़ पे अगर एक सुपर टैक्स 1 साल के लगाया गया है, फॉर हेवन सेक यार, सारी दुनिया के बड़े बड़े मुल्क बिजनेसमैन जो है ना कंट्रीब्यूट कर देते हैं मुश्किल वक्त में। क्या हो गया अगर आपको 1% 2% देना पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी दौलत में कमी आ जाएगी। अब मुश्किल वक्त में ये फैसला करना था, ये हुआ है। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं मैं भी दूंगा, शहबाज साहब भी, उनके साहबजादे भी टैक्स देंगे, उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, करोड़ों में देना पड़ेगा। काश बाय द वे सारे टैक्स हर साल प्रॉपर दें तो मेरा ख्याल है हमारे मसले हल हो सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पे बोझ बढ़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है वो कहा जा रहा है कि उनका टैक्स तकरीबन 35 से 36% हो जाएगा। कुछ लोगों को 39% कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपने अपनी बेल्ट टाइटनिंग नहीं करनी, जो माजरत के साथ ये हुकूमत भी नहीं कर रही। गैर तरक्याती अखराजात ख़त्म नहीं हो रहे, कम ख़त्म क्या होंगे, कम नहीं हो रहे। आज भी जनाब एक सेक्रेटरी, मुझे आज किसी ने आई हैड अ शॉक ऑफ माई लाइफ कि वो जनाब पता चला इस्लामाबाद में उनका एक घर है, और वहाँ पे हैं सिंध के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या किसी महकमे के सेक्रेटरी, वो 75 लाख रुपए से उनका वो फ्लैट जो है ना वो रेनोवेट हो रहा है। अब मुझे बताएं कि ये कोई तरीका है? और उसमें भी कहा जा रहा है कि जी 20-25 लाख खर्च होगा, बाकी लोगों की जेब में जाएगा। ये तो खैर सिंध हुकूमत का मामला है। अब सवाल ये है कि जो अहम सवाल है सोनिया, कि इकोनॉमिक काउंसिल जो है ना दोबारा से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बिठाया गया है। भी आप उनसे मशवरा करें, बात करें, और जो इमीडिएट नेचर के फैसले करने वाले आप करें। अब सबसे बड़ा मसला जो हुकूमत का आ रहा है वो एनर्जी सेक्टर का है, बिगेस्ट होल है। ठीक है, एनर्जी वक्त पे बुलाई नहीं गई, मंगवाई नहीं गई, आया नहीं जिस तरीके से इंपोर्ट होनी थी। अब नतीजतन ये है, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने कल एक मीटिंग में परसों कहा है कि जी हम सारे पावर प्लांट्स अगर फुल कैपेसिटी पे चलाएं तो 1 दिन के अंदर हमारा ये लोड शेडिंग का मसला हल हो सकता है। तो हाजिर ने कहा जी करें ना। उन्होंने कहा भाई ये मुफ्त में नहीं होता, ये बाहर से फ्यूल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए डॉलर चाहिए। तो हमारी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। कौम को वन टाइम कुर्बानी बड़े लोगों को देनी पड़ी तो दें, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे टैक्स पेयर जो टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। वही लोग जो है ना जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को खींचा जा रहा है। आज की मुझे ज़ाती तौर पे सुनिए जो एक अच्छी खबर, बड़ी खबर लगी है कि 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पे अब कह दिया गया कि जी टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरा ख्याल है ये बुरे हालात में आप देख लें कि ये एक मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। ठीक है, फारूक सलीम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फारूक साहब, मुआशी हवाले से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई हिकमत अमली है इन चैलेंजेस से निकलने के लिए? सोनिया, बड़ा जबरदस्त सवाल कर दिया आपने। मेरे इल्म में नहीं है कि हुकूमत ने कोई, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी, या जिसको आपने कहा कि माशी हिकमत अमली कोई अगर उनके पास एग्जिस्ट करती है तो वो हमसे उन्होंने शेयर नहीं की। शायद एहतशाम साहब से शेयर की हो, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई बनाई गई। अच्छा, एक एहतशाम साहब, बड़ा बुनियादी नुक्ता जो है वो समझने का ये है कि आपने अभी एनर्जी का जिक्र किया। देखिए, कोयले की कीमत जो है वो तकरीबन 5 गुना बढ़ गई है पिछले चंद सालों में। गैस की कीमत जो है वो जो नेचुरल गैस की कीमत है वो तकरीबन 10 गुना बढ़ गई है। और पेट्रोल जो है वो आपने देखा कि वो 125 और 128 डॉलर तक वो चला गया। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम ये सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। हम कोयला भी इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम LNG भी इंपोर्ट करते हैं। जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी कोई खास कीमत नहीं बढ़ी। कोई 70% के करीब, तो 2/3 के करीब तो हमारा वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, उनकी कीमत कुछ बढ़ी है, लेकिन इस हद तक नहीं बढ़ी। जैसे कोयला, अगर आप सोचिए कि वो
5 गुना बढ़ गया है, और गैस देखिए तो वो फिर 10 गुना बढ़ गई है। तो एक तो ये जो मिसमैच हो गया है कि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो बेतहाशा बढ़ गई है, कोई $75 पे हिट करेंगी, और एक्सपोर्ट के लिए जितना भी हमारे पास माल है वो उसकी कीमत नहीं बढ़ी। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, ये ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके साथ यही इशू आ गया है कि इंपोर्ट्स उनकी सारी बाहर से आ रही है एनर्जी की, और उसकी कीमत जो है वो 5-5, 10-10 गुना बढ़ गई है, और आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत नहीं बढ़ी। अब इसमें श्रीलंका भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और ये हैरानगी की बात यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल हो गया, हालांकि वो तरक्की पजीर मुल्क नहीं है, उसकी भी जो डॉक्टर साहब एनर्जी एक चीज बताइएगा, डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा जो मैं कहूँगा $1 मिलियन क्वेश्चन। अभी IMF के साथ चाहे जो भी सख्त शराइत हैं दे रहा है, दुरुस्त है, तकरीबन $2 बिलियन एग्जैक्टली $1.85 बिलियन की 2 किस्तें 7वां और 8वां रिव्यू इकट्ठा करके वो दे देंगे हमें। उसके बाद जो आज एक साहब मुझे बता रहे थे कि जो अच्छी खबरों में है, अगरचे उसको अच्छा नहीं कह सकते लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी हैं, कि $3 बिलियन चाइना का भी जो है ना वो $2.5 बिलियन से $3 बिलियन वो भी मज़ीद कहा जा रहा है कुछ आ जाएगा। पहले तो $2.5 बिलियन दिया उन्होंने, $3 बिलियन सऊदी जो है ना वो कह रहे हैं मज़ीद इसमें दे देंगे, और तो टोटल 9 बिलियन से हमारे कहा जा रहा है डॉक्टर साहब हमारे रिजर्व्स $15 बिलियन के हो जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा ये है कि अगले माली साल जो 1 जुलाई से शुरू होगा $30 बिलियन रफली चाहिए। आप हिसाब किताब माशाल्लाह बड़ा फिट रखते हैं, आप बताइएगा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। हम ये ठीक है जो पेमेंट हमें रुपये में करनी है तो चलें राइट लेफ़्ट करके कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डॉलर तो हम सवाए इसके कि एक्सपोर्ट है, जो रेमिटेंसीज हैं और कोई तरीका नहीं है। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं जिसमें ख़ास तौर पे तेल है, ये इसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? $30 बिलियन कहाँ से आएगा? जी अच्छा एहतशाम साहब, मेरा ख्याल ये है कि जब तक तो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहता है, उसका हिस्सा रहता है, तो एक कॉन्फिडेंस है आलमी मंडियों में। देखिए अभी कोई $2 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपने मिस कर दिए, वो प्रोजेक्ट लोन्स हैं, वो रोक के रखे हुए हैं, बहुत सारे इदारों ने पैसे रोक के रखे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे थे कि IMF का हिस्सा पाकिस्तान बन जाए तो फिर वो शायद आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह कोई $400 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक का पाइपलाइन में रुका हुआ है। सऊदी का आपने जिक्र कर दिया, कतर की इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि कतर भी की LNG जो है वो कोई $3 बिलियन की डिफर्ड पेमेंट पे देने को तैयार है। तो ये अच्छी खबरें तो जरूर हैं। जून की 20 तारीख को आपको याद है कि वो FATF ने कहा कि आपने अपना 34 नुकाती जो एक्शन प्लान था वो भी आपने पूरा कर लिया है। UAE की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफर सामने आई है एहतशाम साहब, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमसे लोन क्यों लेते हो, आप ऐसा करें कि आप अपनी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके शेयर हमें बेच दें। तो ये उन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले UAE ने यही काम इजिप्ट ने भी किया है। तकरीबन 1 महीने के अंदर कोई $2 अरब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इजिप्ट की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज थी। अब इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को अर्जेंटली एक प्रपोजल बना के देनी चाहिए कि भाई ये हमारे पास स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये पब्लिकली लिस्टेड हैं, इनके ये 10% शेयर जो है ये हम आपको दे सकते हैं, और $2.5-3 बिलियन जो है अगर उसकी इक्विटी स्टेक UAE खरीद लेता है तो आप सोचिए कि आपके पास ये वाले पैसे जो आएंगे। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ये स्कूक बॉन्ड जो लॉन्च करने का फैसला किया गया, जिसमें कहा गया कि कुछ अपने रोड्स के सेक्टर जो हैं वो हम गिरवी रख के तो ये करेंगे, ये बताएं कि वो $2-2.5 बिलियन वहाँ से आ जाएगा। बाकी आपने जो जिक्र किया $2 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मिस कर गए हम, मुझे डॉक्टर साहब फ़ौरन ख्याल आया मिस करने के बाद, आपको याद होगा 82-83 में और मैक्सिमम 84 में वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा मामला ये आपका कालाबाग डैम का तय हो गया था, और उन्होंने सारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए थे कि जी ये बनेगा तो नशारा डूब जाएगा, वो उसकी हाइट भी कम कर दी गई थी, और $8 बिलियन थे उस वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है। वर्ल्ड बैंक पीछे पीछे फिर रहा था ले लें, और 4,500 मेगावाट बिजली ये पानी से के ज़रिए हाइडल से पैदा होनी थी। आज तक उस पर हम सियासत कर रहे हैं, और आज भी लोग कह रहे हैं कि जी अगर सियासत ना करें तो अभी भी बड़ा ये सिलसिला है अपना कालाबाग डैम का बहुत ही वायबल ऑप्शन है। अब आप देख लें एनर्जी की जब बात हो रही हो बिजली पैदा करने की, तो आप नहीं समझते कि इस पर भी कंसेंसस हो जाना चाहिए, इस पर सियासत खामखा की बंद होनी चाहिए? जी एहतशाम साहब, मेरा नजरिया डैम्स के ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि डैम जो है ना दे बिलोंग टू द पास्ट सेंचुरी, अब उनका वक्त खत्म हो गया है, और उसकी वजह यह है कि डैम बनाने के लिए आपको कम से कम 10-12 साल चाहिए होते हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास ऑलरेडी डॉलर शॉर्ट है, जिसके पास सरमाया कम रहता है,
तो 10-12 साल हम एक डैम के अंदर पैसे डालते जाएंगे और इस उम्मीद में डालते जाएंगे कि 12 साल के बाद हमें कोई सस्ती बिजली मिलेगी। तो इतना लंबा अरसा पाकिस्तान जैसा मुल्क मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खास तौर पे जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी है, जिसमें विंड एनर्जी है। अब आप सोचिए कि अभी मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है शमसी तवानाई का, वो 30 लाख मेगावाट है। अब अंदाजा करें 30 लाख मेगावाट, और मैं देखने चला हूं तो इस वक्त हम कोई 550 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल 550 जमीनी हकीकत है और पोटेंशियल 30 लाख की है। इसी तरह जो विंड पावर है वो तकरीबन 3.5 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास। और इस वक्त मैंने जनरेशन चेक किया, वो 1428 है, यानी कि 1428 की जमीनी हकीकत है और 3.5 लाख मेगावाट जो है वो पोटेंशियल है। तो ये डैम वाला मामला है एहतशाम साहब, मेरी समझ में चले इसको छोड़ देते हैं। ये सोलर का जो आपने जिक्र किया है डॉक्टर साहब, देखें इंग्लैंड में, हॉलैंड, बेल्जियम में जहाँ पे कहा जाता है कि जी सूरज कभी कभी निकलता है, बहुत गर्मी हो तो आता है, और वहाँ पे भी सोलर एनर्जी पैदा की जा रही है। जो थोड़ी सी भी सूरज किसी वक्त निकलता है वो पैदा कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो देखें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कितनी गर्मी है, कितना हमारे पास ये है सोलर एनर्जी का पोटेंशियल। मेरा सवाल आपसे कि इस पर भी सियासत है, इस पर भी वापडा के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या कहीं ना कहीं लोग कहते हैं जी हमें माल खिलाया जाए फिर इसको अप्रूव करेंगे, क्यों ऐसा होता है ये? अच्छा, इसका सोल्यूशन है। देखिए ये ऐसा होता है क्योंकि सब लोग जो अंदर इन्वॉल्व है वो माल बनाते हैं। अब हुकूमत के पास बड़े सारे, देखिए डीरेगुलेशन कर दे, मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत तेल की कीमत क्यों फिक्स करती है। प्राइवेट सेक्टर को दे दे, जितनी मर्जी इंपोर्ट करें और जो मर्जी कीमत रखें पाकिस्तान के अंदर, सबका आपस में कंपटीशन होगा। देखिए एक मॉडल एहतशाम साहब हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जो टेलीकम्युनिकेशन की डीरेगुलेशन। आपको याद है कि 2-2 महीने लगा करते थे अगर आपको टेलीफोन का कनेक्शन चाहिए। आपको याद है कि वो MNAs को 2-2 कनेक्शन मिला करते थे कि भाई आपकी दस्तरस में है कि आप अपने जानने वालों को 2 कनेक्शन दे दें। फिर जब से डीरेगुलेशन की है, आज आप लेने जाएं, आप 10 कनेक्शन ले लें, आपको 2 मिनट में मिल जाते हैं। सलाह की जनाब, आप देख लें सक्सेस स्टोरी है वो। तो देखिए एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास है और वो सक्सेस स्टोरी हुई है डीरेगुलेशन के नतीजे में। मैं आज सारा दिन आप अपने मोबाइल फोन पे बात करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, 2-2.5 हज़ार रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता महीने का। यही बात अगर आप बरतानिया में, कनाडा में या अमेरिका में करें, वहां पे $150-200 हफ्ते का निकल जाता है। आप सोचिए कि हमने डीरेगुलेशन की है, कंपटीशन किया है इन सारी कंपनीज का, तो हम तेल की कंपनीज को क्यों नहीं डीरेगुलेट करते? वहां पे भी ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। हम शुगर की इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दें, हम खाद की इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दें। हुकूमत का क्या काम है इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर सपोर्ट प्राइस करना? वो गंदम की सपोर्ट प्राइस देते हैं, वो गन्ने की सपोर्ट प्राइस देते हैं, सबको डीरेगुलेट कर दें। आपने पावर का जिक्र किया कि जी वो इजाजत नहीं देते कि आपने शमसी तवानाई लगानी है, यानी डीरेगुलेट कर दें, जिसका दिल चाहता है। डॉक्टर साहब माजरत के साथ डीरेगुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वेस्टर्न इंटरेस्ट है। एक चीज हो सकती है कि स्टेट सेक्टर के जो डूबते हुए अदारे हैं, PIA है, वापडा है, स्टील मिल है, इनको ही कम से कम प्राइवेटाइज कर दें, जिसपे कंसेंसस तीनों बड़ी पार्टियों का है। इसमें एहतशाम साहब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की कुछ रिजर्वेशन रहती हैं। अब आपने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर दें, और ये हमारे पास कानून एग्जिस्ट करता है कि जो कुछ भी प्राइवेटाइजेशन होगा उसका 80% जो है वो डेट रिडक्शन में जाएगा, कर्जाजात उतारे जाएंगे, और 20% पॉवर्टी एलिविएशन में जाएगा। तो जब तक आप कर्जाजात नहीं उतारते तो ये तो हम डेट ट्रैप में फंसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर डॉक्टर फारूक सलीम प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ दीगर मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। खुश आमदीद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त का भी। और नाजरीन ज़रा बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब के आज के बयान से मुताल्लिक। जैसा कि हमने शॉर्ट भी चलवाया कि बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब के न्यूट्रल के बयान के हवाले से कहा कि खान साहब को शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल क्यों हो गए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बिलावल भुट्टो आज ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब
साहब को ये डर है कि अगर इदारे न्यूट्रल हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी या फिर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इमरान खान हार जाएंगे और पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। आलिया हमजा साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये इमरान खान साहब, आपको नहीं लगता कि न्यूट्रल की बहस को कहीं और लेकर चले गए, कभी न्यूट्रल कभी हैंडलर्स? और आप लोग तो अपनी गवर्नमेंट में जब खान साहब थे तो वो तो बड़ी बात करते थे इदारों की बालादस्ती की, अब तो आप लोग तनकीद कर रहे हैं और बकौल खान साहब के न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, न्यूट्रल रहने की बजाय आपको हक और सच का साथ देना चाहिए और बकौल उनके हक और सच उनकी जमात है। तो ये आपको नहीं लगता कि ये वर्ड काफ़ी मुतनाज़ी हो गया और इदारों को बराह रास्त दावत दे रहे हैं कि आए मुदाखलत करें? थैंक यू सोनिया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक इमरान खान साहब भी वाहिद वो हैं जो इदारों की बालादस्ती के लिए खड़े हुए हैं और इदारों को ही इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जितनी कोशिशें चेयरमैन इमरान खान साहब ने किया अभी तक किसी ने नहीं की हैं। अगर आपको याद हो तो चेयरमैन इमरान खान साहब की ही स्टेटमेंट है कि मेरी फौज और मेरे इदारे, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि उन पर मैं किसी किस्म की बात नहीं करूंगा, बट जाहिर है इदारों में बैठे हुए कुछ लोगों पर और उनके फैसलों पर हमेशा बात हो सकती है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती, मैं तो सबसे पहले न्यूट्रल्स और हैंडलर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर जो आकर आपके माउथ पीस बिलावल जरदारी, मरियम नवाज या सलीम साफी, हामिद मीर, नजम सेठी जैसे लोग होंगे ना, तो अवाम को और गुस्सा आएगा, अवाम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर इन्हीं लोगों के अगेंस्ट तो हम लड़ते रहे। हमें आज तक याद है ईद से ईद बजाना, बाकी वो जो आपको याद है बिलावल जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट थी जिस पर उन्होंने कहा था हाफिज सईद को इन्होंने इंडिया से बचाने के लिए कैद नहीं किया, बंद करके रखा हुआ है। ये सारा कुछ चले आलिया, ये तो चले ठीक है, एक अवाम कहीं नहीं भूल सकती, सिर्फ अगर कोई खड़ा हुआ तो वो चेयरमैन इमरान खान साहब। चले इसका जवाब तो आमिर साहब देंगे। आलिया, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मेरा ख्याल आप उसका अच्छी तरह जवाब दे सकती हैं। देखिए, लोग आज ये कह रहे हैं, लिखने वाले कुछ दिनों से तवातर के साथ लिख रहे हैं, कुछ एडिटोरियल भी आए हैं कि पाकिस्तान की 74-75 साल की सियासी ज़िंदगी में जितना अदारों ने आपकी हुकूमत को सपोर्ट किया है शायद किसी जगह नहीं किया है, बल्कि वो कहते हैं कि सारा काम जो आपको सियासी तौर पे करना था वो भी अदारे करके देते थे, चाहे आपका एतमाद का वोट लेना हो, अब राज़ी करना हो और कुछ भी करना हो, कभी भी आप बातचीत नहीं करते थे और आपके लीडर तो कहते थे मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा शहबाज शरीफ से भी और बाकी लोगों से, तो सारा काम वो करते थे। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ जिन्होंने दिया, सपोर्ट किया, यहाँ तक लेके आए, अब आप उनके खिलाफ हैं? प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले तो शाम साहब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एक जो जब ये वाली बात होती है ना कि हमने कुछ भी नहीं किया और सारा कुछ हमें करके दिया गया, अभी तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मुझे याद आ गया यहाँ पर बोतानी साहब की स्टेटमेंट, आपने सुने उन्होंने क्या कहा था, या खालिद मक्सी साहब ने क्या कहा था। तो ये जो फोन की स्टोरियां थी या जो हमारे लिए कुछ भी करते थे, तो अब तो मुझे सुनने में आ रहे हैं और आज जो MQM की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि न्यूट्रल्स नहीं थे। पहली तो ये बात छोड़ दें। फिर इमरान खान साहब की आपने बात की कि हमारे लिए सारा कुछ किया गया, मेरा तो सवाल इससे आगे का है। चले जी, हम हमारे पे तो कह दिया गया ना कि हमारी तो वो बेसाखियां थी, तो आप ये देख लें, ये बिल्कुल 10 हफ्ते के अंदर जो ये मेरा मुल्क था, हंसता बसता मुल्क, इसको कितना उजाड़ दिया। तो हम तो पता नहीं कितने नालायक ना एहल थे जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजद करके छोड़कर गए थे। यहाँ पर ये देख लें कि वो तो तजर्बाकारों की उंगली पकड़ के भी उन्हें कुछ नहीं चला सके, तो कौन ज्यादा ना अहल हुआ। हम तो इस मुल्क को रेमिटेंसेस भी हाई कर गए, एक्सपोर्ट भी हाई कर गए, जीरो मिनट की भी लोड शेडिंग यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, आमिर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। आमिर, ठीक है, आलिया हमजा साहिबा, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। पकड़ने वालों पर होना चाहिए कि इतने ना तजर्बाकार ना अहल लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत। ठीक है, आमिर हसन साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? एक तो जो बिलावल भुट्टो की जानिब से बयान, दूसरा आलिया हमजा साहिबा जो बात कर रही हैं कि मुआशी हवाले से जाहिर है आपकी गवर्नमेंट तो आई थी आवाम को रिलीफ देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए, उल्टा हर चीज जो है वो हम देख रहे हैं कि आवाम से तो वो रिलीफ छीन लिया गया है। बिजली की लोड शेडिंग देखें, महंगाई का एक तूफान, मुआशी चैलेंजेस अलग, तो ये कैसे आप लोग इस सारी सूरत हाल को जस्टिफाई करेंगे आवाम में? जी, सबसे पहले जो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नेशनल असेंबली में बात की है, एहतशाम साहब की पाकिस्तान की तारीख पे नजर है और वो जानते हैं कि आम रैयतों के खिलाफ मुकाबला ये कोई कहने की बातें नहीं है।
ये इस तरह नहीं हुआ कि इमरान खान दे जल से चज मेरा नचने जी कर। इसके लिए तख्तादार की तरफ नाचते हुए और गाते हुए जाना पड़ा है और तख्तादार को चूमना पड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़िया की आमरीत हो, आमिर याहिया की हो, डिक्टेटर ज़िया की हो या डिक्टेटर मुशर्रफ की आमरीत हो, उसमें जानें भी देनी पड़ी हैं और हमारी क़यादतों ने भी जान दी है और वर्कर्स ने भी। और किस लिए दी है? कोई अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं, सिर्फ एक बात कि हर इदारे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो अदा करे अपने डोमेन के अंदर। हम कहते हैं हमीद गुल IGI बनाए तो वो भी गलत है, हमीद गुल कोई PTI का चेयरमैन बनाए तो वो भी गलत है, शुजा पाशा की मदद हो, ज़हीरुल इस्लाम की मदद हो या कहीं से फैज़याब हो, हम इसके खिलाफ है। और उंगलियां पकड़ के जब भी किसी को लाडले को बिठाया गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है और इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचा है और वही लोग फिर इदारों पे टूट पड़े हैं और इदारों की तस्दीक उन्होंने की है। ठीक है, जो भी रहा है नाटक वो आपके सामने। वो बैरिस्टर साहब, उन्हीं अदारों की वजह से पिछले 13 साल से आप सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, ये भी तो आप देख लें, सारे मजे आप उन्हीं की वजह से ले रहे हैं। कितने जुल्म की बात है, आपसे तो नहीं मैं ये टोको रखता। हमारे खिलाफ तो अलायंस बनाए गए हैं, अब कोई पीपल्स पार्टी के अलावा उधर कुव्वत नहीं है। देखे ना, ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ, 6000 कैंडिडेट खड़ा करने थे। अब जिस जमात के पास वहां पे 500 कैंडिडेट ना हो, वो पीपल्स पार्टी का क्या मुकाबला करे? और हमारा मुकाबला हमारे कैंडिडेट्स के साथ ही हो रहा था। हमारे पास तो हर हल्के में 3-3 कैंडिडेट थे। हाँ। तो इससे आप अंदाजा करें अगर सिंध में कोई अल्टरनेट होता तो ये ले आते। लेकिन ये आमरीतों के खिलाफ जो जंग थी, वो कहते हैं ना, हम पे जो गुजरी सो गुजरी, हाँ। मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आके संवाद चले। अच्छा, अब ये जो आपने बात की है महंगाई की, और दूसरी देखें, अगर जो हुकूमत 1500 दिन रही हो और एक भी बुनियादी काम ना किया हो, जिसने पाकिस्तान को IMF के चुंगल में दिया हो, स्टेट बैंक का गवर्नर, FBR के गवर्नर, सारी चीजें चेयरमैन और सारी चीजें उनके हवाले की गई हो, वो भी 60-70 दिन की हुकूमत को कहते हैं कि अकेली पे सरसों जमाएं। मैं कहता हूं कि इन्हें दें 4-5 महीने। अगर ये ना कर सकेंगे, मैं खुद सबसे बड़ा नाके दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक अवाम में से हूँ, एक आम आदमी हूँ। तो मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा तनकीद कोई नहीं करेगा। मैं कोई डफर नहीं हूँ कि इमरान खान बेड़ा गर्क कर दे, बदतरीन बेरोजगारी, महंगाई दे और मैं उसकी तारीफें ही करता रहूं। मेरा कोई दिमाग तंग नहीं है, और ना मैं तंग नजर हूँ ना तंग दिमाग हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है जी। एहतशाम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं एक जुमला ऐड करूंगा। ठीक है, सिंध कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी तारीख है, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया, भुगता भी, लेकिन साथ साथ माजरत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी जब करने पड़े, ईंट शेंट बजा के गए थे ज़राई साहब, फिर वापस आए भी थे और फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ, चलें छोड़ देते हैं। अब एक सवाल अहम है जो आलिया हमजा साहिबा से पूछने की जरूरत है, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं एहतशाम साहब, फिर वापस आते हैं आलिया हमजा साहिबा से, वो दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। एहतशाम साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं? मुझसे सवाल पूछना चाह रहा था सोनिया कि 2 जुलाई को आलिया साहबा आपने चेयरमैन इमरान खान साहब ने कॉल दी है इस्लामाबाद में एहतजाज की, और पहली तो बात है कि बड़े अरसे के बाद कॉल दी है, जिसमें बड़ा लंबा वक्फा आ गया, डिले था इसमें। अब सवाल ये है कि क्या मकासद होंगे, और दूसरा जो बार बार आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि जी मैंने ऐसा सबक सिखाया है, दूसरे अल्फाज में कहते हैं ऐसी फैंटी लगाई है कि कभी इस्लामाबाद आने की दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे। एक ये भी, और दूसरा ये कि जी क्या मकासद हो सकते हैं, क्यों एहतजाज के लिए आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है? मैं 2-3 बातों का जवाब देकर एहतशाम साहब की बात की तरफ आती हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये भी न्यूट्रल्स का भरम अब चला गया कि उन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलाया था, क्योंकि अगर हमें चलाया था जो ना तजर्बाकार थे और सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत की थी, तो 35 साल के तजर्बाकार थे, इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस। चंद दिन पहले अरशद शरीफ साहब ने एक बात कही थी, मैं सिर्फ 1 लाइन में जवाब देकर आगे चली जाती हूँ। उन्होंने कहा था, एक फ्रेंच किंग ने कहा था, मैं बादशाह हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं कानून हूँ। और फिर आपको खुद ही समझ में आ गई होगी कि ये क्या बात है और आखिर में उसका रिजल्ट क्या निकला था। एहतशाम साहब, बात इन्होंने अभी की थी डिक्टेटर की, और बात इन्होंने की थी कि जी ये तो हमेशा कुर्बानियां देकर आए हैं, हिस्ट्री आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। डैडी किसको कहा गया था? फिर जो कॉन्डोलेज़ा राइस की एक बुक है द हायर ऑनर, उसके अंदर मुशर्रफ से NRO 1 किसने लिया था
और कौन अपने मुकदमात, अपनी करप्शन, अपना सरे महल माफ करवाकर, अपने सारे मुकदमात माफ कराकर यहाँ पर आया था। ये मैं नहीं कह रही, ये उस बुक के अंदर कोट है। तो सिर्फ प्लीज इदारों की ये बात ना करें। फिर इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन की बात, चले बस थोड़े 2 जुलाई पे आ जाए, 2 जुलाई पे आ जाए बस। मैं आती हूँ लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर सिंध के अंदर हुई है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ हुआ है, बल्ले जिस तरह से बैलेट पेपर चोरी। ठीक है आलिया हमजा साहब, वक्त कम है, मुझे आमिर हसन साहब की तरफ भी जाना है। प्लीज 2-3 चीजें जो 2 जुलाई पे आ जाए आलिया साहब, टाइम कम है, प्लीज 2 जुलाई पे आ जाए। साहब देखिए मेरी एक बात सुने, हम अवाम के लिए निकले थे, अब भी हम अवाम के लिए निकल रहे हैं। जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, आपने ये देखा है कराची के एहतजाज के अंदर जिस तरह से फाशिज्म का मुजाहिरा हुआ है, आज लाहौर के अंदर जिस तरह से एक बंदे ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बाकी हम यही कि जिस तरह ये महंगाई कर चुके हैं, जिस तरह से ये मुल्क को पीछे लेकर जा रहे हैं, मकसद सिर्फ अवाम है, अवाम के लिए इन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, गाड़ी न्यूट्रल पे नहीं चल सकती, रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा और रिवर्स गियर लगाकर उन्हीं लोगों को लाना पड़ेगा जो इस मुल्क को तरक्की की नहीं तो लेकिन आलिया हमजा साहब अगर वो न्यूट्रल ही है ना, यहाँ पर तो सवाल ये पैदा होता है, तो आप क्यों उनको बार बार मुदाखलत की दावत दे रहे हैं कि आप लोग आए, हक और सच हमारी जमात ही है, हमारी जमात का ही साथ दें, अपने बलबूते पर करें। सारी सियासी जमातें यही करती हैं, जब हुकूमत से चली जाती हैं तो फिर इदारों को मुदाखलत की बराह रास्त दावत दी जाती है। बहरहाल मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। आमिर हसन साहब, अब जाहिर है पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, आप इनको आने देंगे, इनको वेलकम करेंगे इस्लामाबाद की सड़कों पर? और दूसरा, आज MQM की जानिब से बड़ी नाराजगी का जो है वो इजहार किया गया, पिछले कुछ दिनों से वो कर रहे हैं, आज तो सीधा उन्होंने थ्रेड कर दिया है कि अगर हमारे आपने मुतालबात सुने नहीं तो हम अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठेंगे। शिफ्ट से जंप करने वाले हैं लगता है वो। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि सद बिस्मिल्लाह जी, एहतजाज ही तो ये कर रहे हैं पिछले 22 साल से, और इन्होंने किया क्या है? सड़कों के अलावा, सड़कें नापने के अलावा और गालम गलोच के अलावा कोई और इनकी बात बता दें जो इन्होंने किया है। इन्हें खुल खेलने की पूरी इजाजत है, नाचें गाएं, सड़कों पे आए, कंसर्ट करें। और देखें ना, जिनके लेवल ये हो कि जो हामिद मीर को कहें कि इनकी बात लोग नहीं सुनना चाहते और साबिर शाकर को कोट करें कि उन्होंने ये फरमाया है, तो ये इनका अंदाजा कर लें। ये इमरान खान के वो जो लोग हैं, बस इन पे अल्लाह ही मालिक है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की MQM की, और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें मुख्तलिफ हैं हम लोग, और हमारी इख्तलाफात भी होते हैं। माजरत के साथ वो इल्ज़ाम जो है ना वो डायरेक्टली लगा रहे हैं जरदारी साहब के साथ, और कह रहे हैं शहबाज साहब को कि आप गारंटर थे और ये आप वादा पूरा करवाएं कि जी गवर्नर जो है ना वो लगवाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का वो कह रहे थे कि जी आपका होगा, नसरीन जलील को गवर्नर बनाना था। डिलिमिटेशन की बात वो कर रहे थे, वो कहते हैं हमारी कोई बात नहीं मानेगी। अच्छा एहतशाम साहब, गवर्नर हम तो लगा नहीं सकते, गवर्नर तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट करेगा, हम तो लगा नहीं सकते। और हमने कहा है कि उन्हीं को दें, हालांकि हमारा राइट था, सिंध में गवर्नमेंट हमारी थी, लेकिन हमने MQM के लिए खुद हमने ऑफर की है। कराची एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी बात हो रही है और बात हो जाएगी, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, हम बड़ी बात के लिए इकट्ठे हुए थे, उसकी जरूरत है। और मैं फिर कहता हूँ कि ये लोग जो इंतजार में हैं कि कोई शुजा पाशा उंगली पकड़ेगा और इक़्तिदार, देखे ना, अब एहतजाज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की इजाजत। अब कहते हैं कि कोई गोद में उठाए और हमारी नैपियां चेंज करते करते साथ एहतजाज भी करवाए। इतने लूडे नहीं है ये 2 नंबर इसका टाइम खत्म हो गया। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।